सरकार की नई स्कीम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उथल पुथल मचा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस नई स्कीम से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, लेकिन बहुत सारे कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु का कहना है कि ओपीएससी सामाजिक सुरक्षा का कवच है, बुढ़ापे की लाठी है और लाखों कर्मचारी ओपीएस की ही मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम मौजूदा एनपीएस से कितनी अलग है, कर्मचारियों के लिए कौन सी फायदेमंद है। नई स्कीम में कोई पेच तो नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे लोग इसका अपोज क्यों कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में क्या फर्क था जिसकी वजह से अब यूनिफाइड पेंशन लाना पड़ा। चलिए समझते हैं सब कुछ। सबसे पहला सवाल, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस क्या है और ये कब से लागू होगी। दरअसल दिसंबर 2023 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लागू थी। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लाई। एनपीएस पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। इसके बाद मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने हर राज्य के वित्तीय सचिव, नेताओं, सैकड़ों कर्मचारी यूनियन के साथ चर्चा की। इसके बाद कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए कुछ सिफारिशें की। 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी है। इसे अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कर्मचारियों के पास अब यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन होगा। राज्य सरकार चाहे तो वे भी इसे अपना सकती हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यूपीएस या एनपीएस चुनने की छूट होगी, 2004 से पहले वाला ओपीएस नहीं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड स्कीम पेंशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु का कहना है कि अगर सरकार यूपीएस का विकल्प दे सकती है तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है। तीनों में आपको डिफरेंस क्या है ये भी बताएंगे। पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नया क्या है वो समझिए। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की 5 बड़ी खूबियां गिनाई है। आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% अश्योर्ड पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले की आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपये बेसिक पे मिलती थी तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज्यादा साल हो गए। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। 10 साल या ज्यादा नौकरी वालों को मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी भी कम हो, उसे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपये जरूर मिलेंगे। मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी ने 12 साल की सर्विस के बाद किसी वजह से रिटायरमेंट ले लिया और उसकी बेसिक पे भी 20,000 रुपये से कम है तो भी उसे हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी जोड़ी जाएगी। अश्विनी वैष्णव के अनुसार महंगाई जोड़े जाने पर आज के अनुसार यह पेंशन करीब 15,000 रुपये बैठेगी 10,000 पे। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन, अगर कर्मचारी उस वक्त रिटायर हो गया होता तो उसे जो पेंशन मिलती उसका 60% मिलेगा। साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का पैसा, पहले इसे डियरनेस अलाउंस यानी डीए कहते थे, वो भी मिलेगा। ये डियरनेस रिलीफ AICPIW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अनुसार मिलेगा। पेंशन के अलावा लम सम अमाउंट भी मिलेगा।
सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरा करने पर इस महीने की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के बतौर देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र और राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे? इसका जवाब है नहीं। यूपीएस अभी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 23 लाख है। भविष्य में राज्य भी चाहे तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। अगर सभी राज्य इसे अपना ले तो राज्य और केंद्र मिलाकर कुल 90 लाख कर्मचारी इसके दायरे में आ जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इसे अपनाने की बाध्यता नहीं है। अगर वे चाहेंगे तो उन्हें यूपीएस के तहत लाया जाएगा। वो एनपीएस के तहत ही अपनी पेंशन लेते रह सकते हैं, लेकिन ओपीएस नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि मौजूदा एनपीएस में ऐसी क्या खामियां हैं जिसका लंबे वक्त से विरोध किया जा रहा था। दरअसल दिसंबर 2003 तक लागू ओपीएस में सरकार अपने खजाने से कर्मचारियों को एक तय पेंशन का भुगतान करती थी, इसलिए इसे कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित पेंशन स्कीम माना जाता था। कर्मचारी इसे बुढ़ापे की लाठी कहते थे। वाजपेयी सरकार ने खर्च का बोझ कम करने के लिए 1 जनवरी 2004 से एनपीएस योजना लागू कर दी, लेकिन इसका भी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। एनपीएस का विरोध करने वाले कर्मचारी का तर्क था कि एनपीएस के तहत पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होती है। शेयर मार्केट में पेंशन का एक हिस्सा निवेश करने पर फायदा नहीं हुआ तो पेंशन कम हो जाएगी। साथ ही एनपीएस के तहत कर्मचारियों को सैलरी से पैसा कटवाना पड़ रहा है, जबकि ओपीएस में बिना पैसा कटे एक मुश्त रकम पेंशन में मिल जाती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या फर्क था जिसकी वजह से अब यूनिफाइड पेंशन लाना पड़ा। ओपीएस को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली यानी डीबीपीएस भी कहा जाता है, वहीं एनपीएस को परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली कहा जाता है। इसी बात में दोनों का मूल अंतर छिपा है, यानी ओपीएस में लाभ है जबकि एनपीएस में योगदान है। एनपीएस को सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह शुरू किया गया। ये कहा गया कि निवेश के चलते कर्मचारियों को पेंशन की रकम में कुछ पैसा बढ़कर भी मिल सकता है। एनपीएस के तहत कर्मचारी कई बैंकों, वित्तीय संस्थानों और प्राइवेट कंपनियों के जरिए कई स्कीम में निवेश कर सकते हैं। आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक और एलआईसी कुल 9 पेंशन फंड मैनेजर्स ये स्कीम प्रोवाइड करते हैं। हाई रिस्क के बावजूद भी इन स्कीम में निवेश पर 15% तक ही रिटर्न मिलता है, जबकि घाटा होने पर नुकसान भी हो सकता है। एनपीएस के तहत कर्मचारी की सैलरी और डीए का 10% पैसा कटता रहता है और सरकार भी कर्मचारी की सैलरी का 14% हिस्सा अपने पास से उसके फंड में जमा करती जाती है। इस फंड का एक हिस्सा कर्मचारी किसी भी समय निकाल सकता है। अगर फंड का 60% तक पैसा निकाला जाए तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। बाकी 40% पैसा जो है वो इन्यूटी, सालाना पैसा निवेश करने का जो प्लान होता है उसमें निवेश कर दिया जाता है। चूंकि इस रकम का निवेश शेयर मार्केट में हो रहा है, इसलिए ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इस 40% रकम में संभव घटाव और बढ़ाव के बाद फंड में बची कुल रकम रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय के तौर पर कर्मचारी को मिलती रहती है। मतलब इस रकम से कर्मचारी की हर महीने एक पेंशन बंध जाती है। ओपीएस एक तय पेंशन का प्लान था। एनपीएस से उलट ओपीएस में कर्मचारी को पेंशन के लिए अपने पास से कोई रकम नहीं देनी होती थी। कर्मचारियों को सरकार के खजाने से अपनी आखिरी सैलरी का फिक्स्ड 50% बतौर पेंशन मिलता था। साथ ही सरकार हर 6 महीने पर कर्मचारी को महंगाई भत्ता भी देती थी, जिसे एनपीएस के तहत बंद कर दिया गया था। ओपीएस के तहत जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ भी मिलता था और ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख रुपए तक की थी।
इससे केंद्र सरकार और राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। हालांकि आंकड़े ये भी कहते हैं कि ओपीएस के तहत कुल कर्मचारियों में से 12% को ही पेंशन का लाभ मिलता था, बाकी 88% कर्मचारी पेंशन कवरेज से बाहर ही रहते थे। अब ये समझिए कि इस कर्मचारियों के लिए 3 बात जो एनपीएस में नहीं किया है वो समझिए। सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से देती थी। अब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है। एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी। अब यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया गया है। साथ ही कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपए भी तय कर दिए गए हैं, उससे कम नहीं होगा। अब ये समझिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे लोगों का यूपीएस पर क्या कहना है। दरअसल नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु का कहना है कि अगर सरकार यूपीएस का विकल्प दे सकती है तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है। यदि यूपीएस में बेसिक पे का 50% दे सकते हैं तो ओपीएस में भी 50% ही तो देना होता है। नाम बदल देने से काम नहीं बदलता। अभी तक एनपीएस की तारीफ की जा रही थी, अब यूपीएस की, जबकि सच ये है कि ओपीएस ही सामाजिक सुरक्षा का कवच है, बुढ़ापे की लाठी है और लाखों कर्मचारी ओपीएस की ही मांग कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों, क्या आप भी ऐसी मांग कर रहे हैं और सरकार का ये स्कीम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं।